आज हमारा क्लास 12th का पहला चैप्टर का लेक्चर 1 है। ठीक है, स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ेंगे और 12th को बेसिक से लेकर हम एडवांस तक लेकर जाने वाले हैं। और इसमें पूरी तरीके से हम क्लास 12th का सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पीवाईक्यूज करेंगे, बहुत सारी चीज़ करने वाले। ठीक है, मतलब कि 5 से 6 महीने में हम सिलेबस को कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर दें। और उसी के अकॉर्डिंग आज हमने जो चैप्टर लिया है, पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। और आज के क्लास में हम बेसिकली बात करने वाले हैं रिलेशंस को लेकर। ठीक है, आज सिर्फ रिलेशंस की बात होगी। हम रिलेशंस के डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके कुछ टाइप्स देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और होमवर्क दे देंगे। ठीक है, 3 से 4 क्लास चलेंगी इस चैप्टर की। तो ध्यान से पढ़ाई करना और कोशिश करना कि जितना जितना मैं टारगेट दूं काम करने के लिए उतना तुम लोग कवर कर लो। तो चलो शुरू करते हैं। तो रिलेशन को समझने के लिए, जैसे कि रिलेशन ये इंग्लिश वर्ड है। रिलेशन तुमको पता है रिलेशन क्या होता है, मतलब कि कोई भी दो चीज़ एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, बस वही तो है रिलेशन। माँ बेटे हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, राइट, एनिमीज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। बस ये ध्यान रखो कि अगर किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी एंटिटी के अंदर अगर दो चीज़ है तो वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है वो डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो मैंने तुमको समझाने के लिए एक बेसिक एग्जांपल ले रखा है। मानो कि तुम्हारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है। ठीक है, तो सेट ए उन स्टूडेंट को दिखा रहे हैं जो क्लास 11th में है। कोई एक स्कूल रहा होगा, उसमें क्लास 11th में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिसको सेट ए रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेट बी है जो क्लास 12th वाले बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इन्हीं दो बच्चे के अकॉर्डिंग, मतलब दो क्लास के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या क्या रिलेशन बन सकता है। तुम रिलेशन खुद से भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जैसे कि मानो कि एक सेट ए में हमारे पास अमित, रोहित, रिया, जॉन, सैफ, ये लोग हैं। ठीक है, क्लास 11th के बच्चे। और ये क्लास 12th के बच्चे हैं, कमल, गोविंद, सलमान, बंटी, श्रेया। ठीक है, ये 12th के बच्चे हो गए। अब रिलेशन को कैसे दिखाया जाता है, उसको स्टेटमेंट में कैसे लिखा जाता है, ये चीज़ देखो। अब तुम यहाँ पे देखो, अच्छा हाँ, एक चीज़ देखो, तो ये तुमको देख के क्लास 11th वाली बात याद आ रही है क्या? तुमने क्लास 11th में क्या पढ़ा था? सेट्स में रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म की तरह नहीं दिख रहा है क्या? मतलब इसमें एक लैंग्वेज फॉर्म में, लिंग्विस्टिक फॉर्म में लिखा गया है जो भी हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। क्या है इसमें? तुम ए और बी ऐसे सेलेक्ट करो, ए और बी, जो तुम्हारा ए क्रॉस बी से आता है। हाँ, अब ए क्रॉस बी क्या है भाई? कहीं हर जगह पे तुमको ए क्रॉस बी दिखेगा, या फिर ए क्रॉस ए दिखेगा, कहीं पे बी क्रॉस बी दिख सकता है, कुछ भी दिख सकता है ऐसा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी कहने का मतलब ए के एलिमेंट्स को तुम बी के साथ मैप कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मैपिंग कर रहे हो, मतलब कि इसके साथ जैसे मैच द फॉलोइंग जैसा कर रहे हो। ठीक है, अब किसको किसके साथ करना है भाई, ये तो हम डिसाइड करेंगे। हमारे पास जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम मैप करेंगे, है ना। और अगर तुमको नॉर्मली, जैसे कि एक चीज़ देखो, सपोज मानो कि तुम्हारे पास ए यहाँ पे 1, 2 और 3 दे दिया, और सपोज यहाँ पे तुमको बी दे दिया 4, 5, 6। ठीक है, और अगर तुमसे ए क्रॉस बी अगर पूछ लिया जाए, ए क्रॉस बी निकालो, बिना किसी कंडीशन का ए क्रॉस बी निकालो, तो तुम क्या कर सकते हो? सिंपली काम करना, 1 से 4 कर दो, 1 4, 1 से 5 कर दो, 1 से 6 कर दो, ये हो गया। फिर 2 से 5 4 कर दो, फिर 2 से 5 कर दो, 2 से 6 कर दो, और फिर 3 से 4, 3 से 5 और फिर 3 से 6। ये हो गया एक क्रॉस बी, मतलब पूरे के साथ। इसमें कोई भी लॉजिक दिया हुआ नहीं था। ठीक है, इसलिए मैंने पूरा ले लिया। तो इसको तुम इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, एग्जैक्टली काम करता है क्या है? ए क्रॉस बी इज जस्ट अ मैपिंग। बस क्या है, तुम ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट के साथ मैप कर रहे हो, और कुछ नहीं। ठीक है जी, चलो, तो कुछ इसके अकॉर्डिंग कुछ अगर एग्जांपल्स हमें देखना रहेगा, तो ये ए कॉमा बी हो गया, और ये किसके में बिलोंग करता है? ए क्रॉस बी में बिलोंग करता है। ठीक है जी, जहां पे क्या बोला क्या गया है? ए इज ब्रदर ऑफ बी,
मानो कि ए इसके एलिमेंट्स रहे होंगे और बी इसके एलिमेंट्स रहे होंगे, और तुमको ऐसा रिलेशन बनाना है, ऐसा सेट्स ढूंढना है, कलेक्शन ऑफ सेट्स जिसमें क्या हो, ए क्या हो, ब्रदर ऑफ बी हो। तो अगर मैं तुमको बोलूँ भी क्लास 11 में पढ़ने वाला अमित, क्लास 11 में पढ़ने वाला अमित मानो कि बंटी का भाई है, ठीक है, तो इसके लिए एक सेट क्या बन जाएगा जी तुम्हारे पास, सर अमित और बंटी, इसके लिए एक रिलेशन बन गया, हो गया, रोस्टर फॉर्म डेटा आ गया, राइट। अब मानो कि मैं एक और चीज बोल देता हूं कि रोहित जो है ना, रोहित जो है ये भी कमल का भाई है, तो ले लो रोहित और कमल, ये भी हो गया, क्या तकलीफ है, ये इसका भाई, इसका भाई, हो गया हमारा काम। और भी हो सकते हैं, मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। अब मानो कि तुम्हारा ये एक ए कमा बी है, ए क्रॉस बी में जैसे मैंने बताया था ऊपर, ए इज सिस्टर ऑफ बी। अब सिस्टर ऑफ बी हो गया मानो कि रिया, तो रिया मान लो कि बंटी की बहन है, 3 भाई बहन है, अमित बंटी का भाई है और रिया बंटी की बहन है, तो लिख दो इसमें, क्या लिखोगे, रिया और बंटी, कोई तकलीफ नहीं है भाई, जो तुमको रिलेशन बोला जाएगा तुम उसको लिख सकते हो। और हाँ, इसमें एक और चीज होता है, इसको दिखाने का ना ARB भी बोलते हैं, ठीक है, इसको मतलब कि ए के बी के साथ रिलेशन अगर इस्टेब्लिश होता है तो इसको ARB भी बोलते हैं, मतलब कि ए इज रिलेटेड टू बी, ठीक है। अब जैसे मानो ए कॉमा बी, ए बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ए इज एल्डर देन बी। अब एल्डर देन बी मतलब कि ए में कोई ऐसा है जो बी से बड़ा हो एज में, एल्डर करने का मतलब एज, तो तुम देख लो, तुम्हारे पास जो मिलेगा उसको तुम कलेक्शन बना लेना, कोई तकलीफ नहीं है। ए क्रॉस बी, ए एंड बी ट्रैवलिंग इन सेम स्कूल बस। अब मैंने यहाँ पे अलग अलग टाइप ऑफ ट्रैवलिंग इन सेम स्कूल बस, अब ये कौन सा रिलेशन है भाई, तो भाई होता है ना स्कूल बस में बच्चे, एक बस में बच्चे बैठ के जाते हैं सेम लोकेलिटी वाले, तो उन सब का अगर सेट बनाया जाए तो वो लोग एक एक साथ आ जाएंगे 11th और 12th वाले, है कि नहीं। तो ये कुछ अलग अलग मैंने वेराइटीज ऑफ एग्जांपल लिए थे तुमको ये समझाने के लिए कि रिलेशन किस तरीके से इस्टेब्लिश हो सकता है किसी भी 2 एलिमेंट के बीच में, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस भी देख ही लेते हैं कि रिलेशंस में किस किस टाइप्स पे हमें काम करने हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। जब भी हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस देखते हैं तो हमारे पास 3 टाइप्स निकल के आता है, एक एम्प्टी रिलेशंस, एक यूनिवर्सल रिलेशंस और एक इक्विवेलेंस रिलेशंस, ठीक है। और इन तीनों रिलेशन को हम मतलब काफ़ी अच्छे से एग्जांपल्स लेके समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। एम्प्टी रिलेशंस तो बेटा तुमको नाम से ही पता चल रहा है कि एम्प्टी मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें कोई वैल्यूज ही ना आए, सबसे अच्छी बात तो ये है, नाम से क्लियर हो जा रहा है। और यूनिवर्सल रिलेशंस मतलब कि ऐसा रिलेशन जो उस सेट के पॉसिबल जितने भी वैल्यूज है सबको ही कैप्चर कर ले, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा यूनिवर्सल रिलेशंस, ठीक है। देखो इसको एग्जांपल से समझो, मानो कि तुम्हारे पास एक सेट ए है 1 2 3 4, ठीक है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ए क्रॉस बी निकालना है तो कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस ए निकालना है तो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे ए क्रॉस ए मैंने 1 का मतलब ए का रिलेशन ए के साथ ही सब निकाल दिया, ठीक है, जितने पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं, क्योंकि कोई कंडीशन तो दिया हुआ नहीं था। अब हमें एक रिलेशन को डिफाइन किया गया है कि तुम एक ऐसा रिलेशन बताओ जिसमें ए कॉमा बी आते हो, मतलब 2 वैल्यूज आते हो और ये दोनों किससे ए क्रॉस ए से ही हैं, मतलब जिसको कि सबट्रैक्ट करने के बराबर वो 10 हो जाए, सबट्रैक्ट करने के बराबर 10 हो जाए। अब एक बात बताओ मुझे, 1 2 3 4 कोई भी 2 नंबर को लोगी तो कभी भी सबट्रैक्ट करने के बाद 10 होगा, बताओ मुझे। तुम इनमें से कोई भी 2 नंबर को लोगे तो क्या सबट्रैक्ट करने के बाद 10 होगा, कोई भी ले लो, तुम 3,2 ले लो, कैसे होगा, 3 - 2 हो ही नहीं सकता है। तो ये क्या हो जाएगा 5, ये एम्प्टी रिलेशन है, इसी को ही क्या कहते हैं एम्प्टी रिलेशन, मतलब कि कोई भी हमारे पास वैल्यूज ही नहीं मिल रही, कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया एम्प्टी रिलेशंस, जो कि इसको
डिफाइन करेगा। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। अब एक ऐसा मैंने रिलेशन ले लिया जिसमें कि मैंने बोला कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, मतलब इसी में बिलोंग करता है, और जिसको कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद ए माइनस बी करने के बाद हमारा आंसर जो है या तो 0 या फिर 0 से बड़ा होगा, और वो भी मॉड में लिया है मैंने। मॉड्यूलस करने का मतलब कि आंसर अंदर आंसर जो भी है बाहर का निकलेगा पॉजिटिव निकलेगा। अगर मानो कि अंदर एक आंसर अगर -3 आ गया तो बाहर क्या आएगा 3 आएगा, तो 3 इज ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये तो कंडीशन दे रखा है। ठीक है, तो अब तुम सोचो ज़रा, तुम चेक करना शुरू करो। तुम 1,1 रखो, इसमें ए और बी के जगह पे 1,1 रखो, तो 1 - 1 0, कंडीशन को सेटिस्फाइड। तो आर में क्या आ जाएगा, तुम बोलोगे सर 1,1 तो फिट बैठ रहा है, तो ले लिया। 1,2 चेक करो, तो सर 1,2 1 - 2 -1, और मॉड्यूलस है तो बाहर निकलेगा 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये भी परफेक्ट बैठ गया। इसी तरीके से तुम देखोगे तो सारे आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, 1,3 1,4 फिर 2,1, ये सारे आ जाएंगे पूरे 4,4 तक। समझे के बात, मतलब कि टोटल आ गया। इसका मतलब कि R इज इक्वल्स टू ए क्रॉस ए हो गया। R इज इक्वल्स टू ए क्रॉस, जितना भी पॉसिबल था वो सारे ही रिलेशन में आ गए। R इज इक्वल्स टू ए क्रॉस ए हो गया। अब इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशंस। अगर जितनी भी पॉसिबल पेयर्स हैं, अगर सारे ही रिलेशन में आ गए, आर के रिलेशन में आ गए, तो उसे कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशंस। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। बहुत अच्छे एग्जाम्पल, अच्छा ही है। अब हमारे पास जो अगला एक है वो है इक्विवेलेंस रिलेशंस। अब इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होता है भाई, तो इक्विवेलेंस रिलेशंस को समझने के लिए अपने आप में हमें 3 चीज़ों को समझना होगा। अगर ये तीनों चीज़ें हो जाएंगे तो रिलेशन क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। अगर एक भी नहीं होगा तो वो नहीं होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब वो 3 चीज़ें क्या क्या है भाई, तो देखो, सबसे है तुम्हारा पहला क्राइटेरिया रिफ्लेक्सिव। अगर तुम्हारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तब जाकर रिलेशन क्या बनेगा, इक्विवेलेंस बनेगा। तो सर रिफ्लेक्सिव क्या होता है, तो अगर तुमको कहीं पे भी ए कॉमा ए मतलब सेम का सेम के साथ अगर रिलेशन बनता हुआ देखे तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, फॉर एवरी मतलब कि ए में जितने भी ए हैं, मतलब जितने भी नंबर्स हैं सेट ए में, अगर वो सभी आ, जैसे कि यहाँ पे देखो तो एक चीज़, यहाँ पे 1 2 3 4 ए हो गए, और सब में 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, तो एक के साथ एक रिलेशन बन रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव है ये, दिस इज परफेक्ट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक क्या होता है भाई, अगर तुम्हारे पास 2 है, मतलब यहाँ पे अच्छा A1 A2 लिखा हुआ है, क्या ए भी रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, A1 A2 है, मतलब 2 तुम्हारे पास है टर्म्स, A1 A2 बिलोंग्स टू R है, ये तो हो गया। और उसके साथ तुम्हारा A1 भी अगर एक R में बिलोंग करता है, A1 A2 है और A2 A1, मतलब उल्टा भी है, दोनों अगर अवेलेबल है तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। कहने का मतलब ये देखो तो ये तो काम कर गया, 1,2 है और 2,1 भी है, 2,4 है, 4,2 भी है, मतलब परफेक्ट है, परफेक्ट है। फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू ए, परफेक्ट है। तो ये क्या है, सिमेट्रिक भी हो गया यार तुम्हारा। ठीक है, समझ में आया। अगर A1 A2 है और A2 A1 भी है सेम रिलेशन में, तो डैट इज सिमेट्रिक। अगर A1 A1 A2 A2 है तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। अब ठीक वैसे ही ट्रांजिटिव के बारे में सोचो। अगर तुम्हारे पास A1, A2 है रिलेशन में और A2, A3 है, A1, A2 है और A2, A3 है, और अगर तुमको A1, A3 भी मिल गया, A1, A3 भी मिल गया सेम रिलेशन में, तो समझ जाओ डैट इज ट्रांजिटिव। कहने का मतलब है कि मानो कि 1,2 है, 1,2 है और सपोज 2,3 है, 1,2 है 2,3 है, तो क्या 1,3 है क्या, तो 1,3 भी है। हाँ भाई ये है परफेक्ट एग्जाम्पल। वो एक्चुअली मैंने ये समझाने के लिए लिया था, लेकिन इसके लिए भी परफेक्ट काम कर गया वो, है ना। इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव भी है
और इस सब के लिए तुम देखो 1,4 ले लो, 1,4 लिया और 4 के साथ तुम कुछ भी ले लो, 1,4 लिया और 4,2 ले लो, 1,4 4,2, तो क्या 1,2 है क्या इधर अवेलेबल है, तो दिस इज ट्रांजिटिव, ये भी ट्रांजिटिव हो गया। इसका मतलब कि अगर ये तीनों हो जाए तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। और हमारा यही A क्रॉस A क्या है, यही रिलेशन है ना, रिलेशन R। तो हम एक बात ये कह सकते हैं कि अगर हमारा यूनिवर्सल रिलेशन अगर बन रहा है तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर तुम ये सोचो कि इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो हम इंडिविजुअली चेक कर सकते हैं, चाहे कोई भी रिलेशन हो, इन तीनों चीज़ों को चेक करो, अगर ये तीनों चीज़ें उसमें अवेलेबल हैं तो दैट इज परफेक्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव मतलब सेम का रिलेशन सेम के साथ एलिमेंट का होना चाहिए। अगर इसमें सिमेट्रिक मतलब A1, A2 है तो A2, A1 भी होना चाहिए। ट्रांजिटिव मतलब A1, A2 है, A2, A3 है तो A1, A3 भी होना चाहिए उस रिलेशन के सेट में, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। और अगर ये तीनों रहे तो इक्विवेलेंस, बात खत्म। और फटाफट कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, ठीक है, सो दैट बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा हमारा, ठीक है। अभी ये जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, पहला एग्जाम्पल है हमारा, इस एग्जाम्पल से चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी और बहुत आसान से एग्जाम्पल है और इसमें हमें बोला गया है इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रेंगल्स इन अ प्लेन। एक प्लेन है जिसमें बहुत सारे ट्रेंगल्स हैं, तो हमने वो ट्रेंगल्स को ले लिया है और रिलेशन क्या बन रहा है टी में कि आर जो है, रिलेशन जो है तुम्हारा T1, T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 है, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो हम इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें हैं जो हमें दिखाना है। क्या दिखाना है हमें दिखाना है रिफ्लेक्सिव, हमें दिखाना है सिमेट्रिक और हमें दिखाना है ट्रांजिटिव, है ना जी। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, तुमको पता है कि अगर R में हमारा T1, T1 अगर आ जाए, R में अगर T1, T1 आ जाए, क्योंकि T1 तो T1 से कॉन्ग्रुएंट होगा ही, और सिमिलरली T2 भी ले लो तुम्हारा, तो T2 भी क्या हो जाएगा, T2 से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव तो किसी भी कीमत पे बन जाएगा। अब सिमेट्री का देख लेते हैं, मानो कि तुम्हारा वही R T1, T2 हो जाए, T1 T2 कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या T2 T1 कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, सोच के बताओ जरा। अगर T1 कॉन्ग्रुएंट T2 है तो T2 भी तो T1 से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो बिल्कुल सही बात है, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी हो जा रहा है। अब ट्रांजिटिव देख लो, मानो कि तीन ट्रेंगल्स है अगर, तो T1 कॉन्ग्रुएंट हो गया T2 से और T2 कॉन्ग्रुएंट हो गया T3 से, T1 कॉन्ग्रुएंट हो गया T2 से और T2 कॉन्ग्रुएंट हो गया T3 से, तो क्या T1 T3 कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली होंगे भाई, तो T1 T3 भी आ गया, तो इससे ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। समझे क्या बात, कहने का मतलब यही है कि अगर मानो कि मैं एक यहाँ पे तीन ट्रेंगल्स का सेट बनाता हूँ, T1, T2 और T3, है ना, और इसका रिलेशन अगर निकालूँ मैं, मानो कि ये हमारा सेट एक A है सपोज, है ना, तो हमारा A क्रॉस A क्या हो जाएगा, तो वही होगा T1, T1, फिर T1, T2, फिर T1, T3, ऐसे करते करते सारे सेट्स बन जाएंगे और हमें ये सभी चीज़ें देखने को मिल जाएगा, है ना, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट बोला गया है, तो एक दूसरे से यही होगा, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, और जब तीनों हो जाएंगे तो वो रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। प्रूव हो गया। और कोई डाउट हो तो पूछना मेरे से। चलो अब लेते हैं अगला एग्जाम्पल। तो अगला एग्जाम्पल जो हमने लिया है ये थोड़ा सा और मज़ेदार है, ठीक है। मज़ेदार क्यों, क्योंकि इसमें हिडन कॉन्सेप्ट्स है। देखो, एक तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन
और R जो है, R विद रिलेशन इन L डिफाइंड एज R इक्वल्स टू L1, L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 सो दैट R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। अब ये बिना सॉल्व किए हुए थोड़ा सोचने का कोशिश करो। दो लाइन है तुम्हारे पास, एक L1 है, एक L2 है मान लो, और रिफ्लेक्सिव के लिए तुम्हें क्या चाहिए, L1, L1 चाहिए, L2, L2 चाहिए। तो क्या सेम लाइन खुद के साथ परपेंडिकुलर हो सकता है? नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है भाई? सिंपल सी बात है, नहीं हो सकता है। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। क्या L2 लाइन L2 के साथ परपेंडिकुलर हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब बात आ जाती है ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव का भी थोड़ा सोच लो कि मैंने उसके लिए एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहा है, डायग्राम बना के रखा है। मानो कि तुम्हारा L1 लाइन जो है L2 के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। L1 लाइन L2 के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है, और L2 लाइन L3 के साथ परपेंडिकुलर है। तो क्या L1 L3 के साथ परपेंडिकुलर होगा? जरा सोच के देखो। अगर थोड़ा सोचोगे, ज्योमेट्रिकल तरीके से सोचोगे, L1 तुम्हारा L2 के साथ परपेंडिकुलर और L2 तुम्हारा L3 के साथ परपेंडिकुलर, और कॉमन लाइन अगर दो लाइन के साथ हमेशा परपेंडिकुलर बनाए तो जो एंड पॉइंट्स के लाइन होते हैं वो हमेशा पैरेलल होते हैं। ये रूल है मैथमेटिक्स का, तुम डायग्राम में देख सकते हो। अगर ये परपेंडिकुलर है इस लाइन से और ये लाइन इससे परपेंडिकुलर है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे, कभी 90 डिग्री नहीं बनाएंगे, परपेंडिकुलर नहीं होंगे, कट ही नहीं करेंगे एक दूसरे से। समझे क्या? तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। बात समझ में आया क्या? ट्रांजिटिव नहीं रहेगा, पैरेलल हो जाएगा। समझने वाली बात है डायग्राम से। और सिमेट्री की बात देख लो। हाँ, सिमेट्रिक परफेक्ट है। अगर मानो कि तुम्हारा L1, L2 अगर तुम्हारा परपेंडिकुलर है तो L2, L1 भी तो परपेंडिकुलर हो जाएगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर ये लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर है तो ये लाइन भी तो इसके साथ परपेंडिकुलर है, सिंपल। तो हाँ, सिमेट्रिक है। अब इसको तुम लोग थोड़ा लैंग्वेज में लिख देना कि L1, L2, L2, L1 सिमेट्रिक। L1, L1 सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। और इस ट्रांजिटिव में क्या लिखोगे, L1, L2, L2, L3, लेकिन L1, L3 नॉट पॉसिबल बिकॉज L1 एंड L3 आर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हो तुम लोग। अब लेते हैं अगला एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल 3 जो है ये क्या बोल रहा है, देखो, सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट, एक सेट 1 2 3 है, उसमें से रिलेशन निकाला गया है। किसी भी तरीके का रिलेशन हो, हमें एक सेट दिया गया है, ठीक है। रिलेशन का क्या बोला है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है क्या। तो भाई रिफ्लेक्सिव तो हमारा सेट 1 2 3 है और सबके लिए 1 1 2 2 3 3 तो है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। एस इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। बिकॉज क्या बोलोगे तुम, 1, 1, 2, 2 और 3, 3 बिलोंग्स टू आर, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि 1, 2 बिलोंग्स टू आर बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ही नहीं। 2, 1 तो है ही नहीं इधर, कैसे हो सकता है, ये हो नहीं सकता, सिमेट्रिक हो नहीं सकता। ट्रांजिटिव की बात करोगे, तो 1, 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। फिर 2, 3 बिलोंग्स टू आर, अच्छा लग रहा है कि हो जाएगा। लेकिन 1, 3 भी तो चाहिए, बट 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ही नहीं, तो ये नॉट ट्रांजिटिव हो गया। इतना सा चीज चेक करना था इसमें, बात खत्म। अब एक अगला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये जो मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, इस एक एग्जांपल से इक्विवेलेंस रिलेशन का कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। और एक बेहतरीन एग्जांपल है, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है। सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड, जेड मतलब क्या होता है, इंटीजर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, वही तो होता है इंटीजर्स, है ना, ठीक है।
गिवन बाई रिलेशन क्या दिया हुआ है, ए कॉमा बी, कोई भी तुम 2 नंबर लो, और 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। जो तुम ए माइनस बी करोगे उसको 2 क्या करता है, डिवाइड करता है। अगर ऐसा कोई रिलेशन तुम बना सकते हो तो प्रूव करो कि वो रिलेशन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, तो सही है बात। अब देखो, तुमको सबसे पहले समझने के लिए क्या करना होगा कि जब भी इक्विवेलेंस रिलेशन की बात आती है तो हमें 3 चीज़ें प्रूव करना है। सबसे पहला चीज़ क्या प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरा तुमको क्या प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है। तुमको तीसरा क्या प्रूव करना है कि ये ट्रांजिटिव है। ये 3 चीज तुमको प्रूव करना रहेगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, क्योंकि यही तीनों चीज अगर पास कर गए तो फिर ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को देखते हैं। तुम इंटीजर्स में कोई भी 2 नंबर पिक करो, सॉरी 2 नंबर बोल रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव कोई भी 2 नंबर लो ना, चलेगा। मानो कि तुमने एक ले लिया 2,3। अब क्या ये 2,3 जो है, इसको तो अगर तुम सब्ट्रैक्ट करोगे 2,3 तो 2 - 3 -1 आया। क्या -1 2 से डिवाइड होगा? तो नहीं, 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, तो इसको हटा दो, तुम इसको सेट में नहीं ले सकते। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम एक ऐसा नंबर उठाते हैं। अब रिफ्लेक्सिव करने का मतलब क्या है कि तुम्हारा a, आना चाहिए, सेम नंबर का रिलेशन सेम नंबर के साथ आना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो जैसे कि मानो कि तुमने एक इंटीजर ले लिया 5, तो क्या 5 - 5 2 से डिवाइड होगा? तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि 5 - 5 तो 0 एंड 0 इज डिविजिबल बाई 2। तो हमारा, तुम कोई भी नंबर लोगे ना, अगर सेम नंबर का सेम नंबर के साथ लोगे तो वो सब्ट्रैक्ट होकर हमेशा क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो इस तरीके से रिफ्लेक्सिव तो हमारा प्रूफ हो गया। अब अगर तुम सिमेट्रिक की बात करोगे, सपोज मानो कि अगर तुमने कोई एक नंबर ले लिया, सपोज 2,4 लिया तुमने नंबर 2,4, तुम कुछ भी ले सकते हो। 2,4 लिया और तुमने 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या आएगा आंसर, 2 - 4 तुम्हारा क्या आ जाएगा, 2 - 4 तुम्हारा आएगा -2। तो क्या ये -2 2 से डिविजिबल नहीं है? तो बिल्कुल है। इसका मतलब कि ये हमारा काम 2,4 हमारा काम करेगा। तो अगर 2,4 काम करेगा तो तुमको चेक करना है क्या 4,2 काम करेगा। तो 4,2 4 - 2 2, ये भी डिविजिबल है। तो मतलब हमारा 2,4 भी आ रहा है और 4,2 भी आ रहा है। तो ऐसे ही केस में क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। कहने का मतलब कि तुम्हारे पास अगर a, b है, जो कि a - b डिविजिबल बाई 2 हो रहा है, तो तुम्हारे पास b, a भी मिल जा रहा है। तो हो गया ना, तुम्हारा क्या हो गया, ये सिमेट्रिक। अब तुम्हारा अगला आ गया ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, क्योंकि मानो तुम्हारे पास तुमने a, b एक नंबर लिया, राइट, तो वो तुम्हारा a - b डिविजिबल बाई 2 हो गया। और तुमने ले लिया b, c नंबर ऐसा लिया, तो मानो कि तुम्हारा b - c भी डिविजिबल बाई 2 हो गया। ठीक है, तो क्या a - c भी डिविजिबल बाई 2 होगा, ये समझना है। तो हम एक काम करते हैं, मानो कि मेरे पास a - b है, a - b डिविजिबल बाई 2 है, और मेरे पास b - c डिविजिबल बाई 2 है। तो इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। अब तुम मुझे प्यार से एक चीज़ समझाओ, एक नंबर डिविजिबल बाई 2 है, दूसरा नंबर डिविजिबल बाई 2 है, और दोनों नंबर को क्या मैं ऐड करूंगा तो 2 से डिवाइड नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सम ऑफ 2 नंबर्स, सच नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाई 2 आर ऑलवेज डिविजिबल बाई 2। अब इसको थोड़ा प्यार से ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो जरा, a - b प्लस b - c करोगे तो b से b कट गया, तो बचा क्या, a - c। और इसको ना तुम अगर यहाँ पे सम करके देखोगे तो 2 LCM आ जाएगा, a - b प्लस b - c कट गया, तो a - c अपन 2, तो ये भी 2 से डिविजिबल हो गया। इसका मतलब कि तुम्हारे पास क्या मिल गया, a, b, और ये तुम्हारा a, c भी मिल गया, है ना। तो इस तरीके से a, b भी हो गया, b, c भी हो गया, और a, c भी हो गया। तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव बन जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से तुमने देखा कि तुम्हारा रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, तुम्हारा सिमेट्रिक भी हो रहा है और तुम्हारा ट्रांजिटिव भी हो रहा है। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। इस तरीके से इसको समझना था। थोड़ा सा लैंग्वेज में तुम अपना बनाकर समझाकर लिख सकते हो, सो दैट एग्जाम में तुमको अच्छे नंबर मिल सके। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के साथ हमारा हो गया ये एक्सरसाइज। पहला एक्सरसाइज तुम्हारा जो है 2.1 हो जाएगा खत्म। तुम कर सकते हो, कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछना, मैं हेल्प करने के लिए हूँ इधर। और बाकी तुम्हारा एज अ होमवर्क तुम 2.1 करके आओ, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।